नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल कचौरिया स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी कोरोना का काल चल रहा है और जिसके कारण हर क्षेत्र क्या है इससे प्रभावित हुआ है और अपना जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ है इससे। तो दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम अभी होने थे वो सारे के सारे इससे इफ़ेक्टेड हुए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपने अभी जो राजस्थान में रीट का एग्ज़ाम होने वाला है और सीटेट के एग्ज़ाम है, उससे संबंधित जो साइकोलॉजी के टॉपिक है उनके वीडियो अभी इस चैनल पे अपने डालेंगे। और पहले जब 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होना था तब अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस के कारण जब पोस्टपोन्ड हो गया एग्ज़ाम तो उस कारण बीच में अपनी ठप हो गई थी और अब कोरोना का काल आ गया है। तो निश्चित ही अपने पास कुछ ये टाइम है, इसका अपने घर बैठकर सदुपयोग कर सकते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार अपने क्या करेंगे, एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। और ये जो वीडियो है दोस्तों, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कोचिंग के जो नोट्स हैं उनसे अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो आप इन जो वीडियो है इनके साथ में क्या कीजिए, अपने नोट्स भी तैयार कीजिए। निश्चित ही आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटेट का हो या रीट का हो, सभी एग्ज़ाम में साइकोलॉजी के टॉपिक में ये आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो आज का टॉपिक है दोस्तों अपना अधिगम है। और सबसे पहले अपने देखते हैं कि अधिगम होता क्या है। कि अधिगम का अर्थ है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट परिभाषाओं में सबसे पहले अपने पढ़ते हैं गेट्स की। गेट्स कहते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। दूसरी परिभाषा है अपने गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन है। और वुडवर्थ कहते हैं कि अधिगम क्रिया द्वारा व्यक्ति में विकास है। तो ये अधिगम से रिलेटेड चार परिभाषाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और परिभाषाएं वो मैं आपको जब क्वेश्चन सीरीज करवाऊंगा उसमें भी ऐड कर दूंगा। अब अधिगम की विशेषताएं क्या होती है वो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कि अधिगम है वो सार्वभौमिक होता है। दूसरी बात यह है कि अधिगम निरंतर चलता है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम वातावरण की उपज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, अक्सर एग्जाम में आती है ये। अधिगम प्रशिक्षण द्वारा संभव है। अधिगम अप्रत्यक्ष रूप से जन्म से पहले व प्रत्यक्ष रूप से जन्म के बाद प्रारंभ होता है। अधिगम समायोजन में सहायक है। अधिगम व्यक्तित्व विकास में सहायक है। अधिगम प्रक्रिया व उत्पाद या अपने कह सकते हैं परिणाम दोनों हैं। और अन अधिगम भी अधिगम का अंग है या अपने कह सकते हैं उसका भाग है। तो दोस्तों इसको भी आप अच्छे से याद कीजिए, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसके भेद कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला भेद है गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें गति होगी, यानी जब भी कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को शारीरिक गतिशीलता के द्वारा सीखता है तो उसे गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। जैसे कि साइकिल चलाना हो गया और फुटबॉल खेलना हो गया। दूसरा है अपने वाचिक अधिगम। वाचक अधिगम में क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति शब्दों की सहायता से किसी भी विषय को सीखता है तो उसे वाचिक अधिगम कहते हैं। जैसे कि मनुष्यों में सर्वाधिक वाचक अधिगम पाया जाता है, ठीक है। और तीसरा है समस्या समाधान अधिगम। किसी भी समस्या को हल करते हुए सीखना, जैसे कि गणित के विषय में किया जाने वाला अधिगम है, ये समस्या समाधान अधिगम होता है। अब अधिगम के सोपान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से नोट कीजिएगा और याद भी कीजिएगा। सोपान में सबसे पहले अपनी अभिप्रेरणा, दूसरा है विभिन्न अनुक्रियाएं, तीसरा है बाधाएं, चौथा है पुनर्बलन और पांचवा है अनुभवों का संगठन और छठा है लक्ष्यों की प्राप्ति। अधिगम के कुछ सिद्धांत है दोस्तों, वो पढ़ने जा रहे हैं अपने। और इस सिद्धांत में से सबसे पहले आपको दो वर्ड है वो याद रखना है, यानी दो क्रियाएं हैं। जैसे अपने कह सकते हैं, एक तो होता है उद्दीपन जिसको अपने स्टिमुलस कहते हैं। उद्दीपन होता क्या है कि वह वस्तु या स्थिति जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या आकर्षित करती है, उसे अपने क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। दूसरी है अनुक्रिया या रिस्पॉन्स। उद्दीपन के अनुसार किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, अनुक्रिया कहलाती है। अब अपने पहला जो सिद्धांत है वो है अपने पास उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। संबंधवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, बंध का सिद्धांत भी बोलते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं
और इससे अच्छा आप इंग्लिश में याद रखिए एसआर थ्योरी या स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या बॉन्ड थ्योरी भी इसको बोला जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक है, जो कि अमेरिका के विद्वान है और ये प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक करवाऊंगा तब उसमें इसका दोबारा जिक्र करेंगे अपने, वहाँ भी इसको विस्तार से बताएंगे आपको। थॉर्नडाइक ने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए थे और थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग करते हुए इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। प्रयोग क्या था इनका? इनका प्रयोग था, भूखी बिल्ली थी, उसको इन्होंने क्या किया, पिंजरे में बंद किया और पिंजरे में बंद करने के बाद इन्होंने बाहर क्या रखा, उद्दीपन या भोजन कह सकते हैं अपने, वो रखा, ठीक है। और पुनः क्या किया, यहाँ पे पुनः पुनः प्रयास किया, या वो त्रुटि भी हुई, ठीक है। यानी बिल्ली ने क्या किया, प्रयास व त्रुटि की, ठीक है। उससे क्या हुआ, उसके उचित प्रयत्नों का चुनाव उसे अपने आप हो गया और दरवाजा खुल गया, जिससे क्या हो गया, उसने भोजन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उसने क्या है, भोजन प्राप्त करना सीख लिया। यानी इस प्रयोग के द्वारा थॉर्नडाइक ने यह प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपन का होना अति आवश्यक है, क्योंकि उद्दीपन के आधार पर अनुक्रिया करते हुए व्यक्ति अधिगम करता है। इस प्रयोग में उद्दीपन व अनुक्रिया के बीच उत्तेजनापूर्वक संबंध बन जाते, अतः इसे संबंधवाद या संयोजनवाद या बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। बिल्ली पुनः पुनः प्रयास व त्रुटि करती है, अतः उसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी इसे कहते हैं अपने। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि थॉर्नडाइक ने इसे 1913 में दिया था और इसने इसके 3 मुख्य नियम भी प्रतिपादित किए थे। तो 3 इसके मुख्य नियम कौन कौन से वो देखिए आप। पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यह कहता है कि सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति में तत्परता का होना अति आवश्यक है या आवश्यक माना जाता है। जैसे कि किसी घोड़े को पानी के तालाब के पास ले जा सकते हैं, किंतु पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पानी घोड़ा तभी पिएगा जब उसमें तत्परता होगी। तो अक्सर एग्जाम में ये पूरा लिखा हुआ आता है, किस सिद्धांत पे आधारित है, तो तत्परता के सिद्धांत पे है, या अपने कहेंगे ये थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है, ठीक है। तो इसे अपने इसका उपनियम है दोस्तों, रुचि का नियम कहते हैं। कई बार ये लिखा आता है कि मजदूर वाला है, मजदूर को काम पे ले जाया जा सकता है और बाध्य नहीं किया जा सकता। तो मजदूर वाली जो परिभाषा है वो भी इसी की है दोस्तों, परिभाषा नहीं सॉरी कथन जो है वो इसी का है। अब अपने देखते हैं अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है, अधिगम प्रक्रिया में निरंतर अभ्यास के द्वारा सीखी गई विषय वस्तु बालक के मस्तिष्क में अंकित हो जाती है, जैसे करत करत अभ्यास के जड़ी मती होय सुजान। यानी कोई भी कार्य को अपने बार बार करते हैं तो क्या होगा, वो अपने सीख लेंगे, ठीक है। तो इसका उपनियम दोस्तों है उपयोग और अनुपयोग। उपयोग को अपने कहते हैं स्मृति और अनुपयोग को विस्मृति में ले सकते हैं। तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव यानी जिस तरीके से कार्य करेंगे उसका उस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। यानी अधिगम प्रक्रिया में सफलता असफलता का निरंतर प्रभाव पड़ता है। अगर सफलता होगी तो अपने संतोषजनक परिणाम मिलेगा, ठीक है, और असंतोषजनक परिणाम कहेंगे तो अपने कह सकते हैं असफलता। यानी इसके उपनियम है एक तो संतोष और एक असंतोष। संतोष से अपने को सफलता प्राप्त होती है और असंतोष से अपने असफलता प्राप्त होती है, ठीक है। यानी जब भी असफलता मिलेगी तो असंतोष होगा, ठीक है, और सफलता मिलेगी तो अपने संतोष होगा। अब थॉर्नडाइक ने इसके 5 गुण नियम भी दिए थे। वो 5 गुण नियम कौन कौन से थे? बहु प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया या अंश से पूर्ण का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक तैयारी का नियम, साचर्य परिवर्तन का नियम। और इसमें आपको याद रखना है कि ये जो साचर्य परिवर्तन का नियम है, इस नियम को पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जनक माना जाता है, जो अपने आगे पढ़ेंगे। अब अपने देखते हैं एसआर थ्योरी का शैक्षणिक महत्व क्या है। शैक्षणिक महत्व में आपको याद रखना है कि निम्न स्तर के बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों हेतु उपयोगी सिद्धांत है। पूर्व की गलतियों से लाभ उठाकर सीखने पर बल देता है और सीखने के लिए लक्ष्य का स्पष्ट होना भी आवश्यक है इसमें। 5वां है अभ्यास का महत्व है प्रतिपादित करने वाला ये सिद्धांत है। एक नोट है दोस्तों, इसको याद रखिए कि थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक लर्निंग एंड कनेक्शनिज्म में प्रतिपादित किया है, या ये बुक आपको याद रखनी है। अब अपने दूसरा नियम देखते हैं, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत है वो देखते हैं अपने, या समाकृतिवादी या सूझबूझ का सिद्धांत बोलते हैं इसको, अव्ययवादी सिद्धांत भी बोलते हैं,
परिज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। तो गेस्टाल्ट थ्योरी के जो प्रवर्तक है वो है दोस्तों वर्दीमर, कोहलर, कोफका, और इन्होंने 1920 में ये दिया था। ये सारे जर्मनी के हैं। गेस्टाल्ट शब्द है ये दोस्तों एक जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र आकार या पूर्ण आकार बोल सकते हैं। गेस्टाल्टवादियों ने सुल्तान नामक एक चिंपांजी पर 3 चरणों में प्रयोग करते हुए इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। पहले में इन्होंने रखा था बॉक्स, ठीक है। तो इसने क्या किया, सुल्तान ने बॉक्स के ऊपर चढ़कर क्या कर लिया, केलों की प्राप्ति कर ली। दूसरे में क्या किया, इसने सुल्तान ने कमरे में बंद किया और थोड़े और अधिक ऊंचाई पर केले लटका दिए। अब इसकी जगह इसने क्या किए, एक की जगह 2 बॉक्स रख दिए या 3 बॉक्स रख दिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि सीधी बात यह है कि बॉक्सों की संख्या बढ़ा दी। अब इसमें सुल्तान ने फिर से निरीक्षण किया या अपने कह सकते हैं सूझबूझ का उपयोग किया और उपयोग करके एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख के केलों को प्राप्त कर लिया। तीसरे में क्या जो छड़ रखी थी उसकी सहायता से, यानी इस बार क्या कर लिया, इसने बॉक्स को नहीं रखा, उसकी जगह क्या कर दिया, पिंजरे में छड़ रख दिया और पिंजरे में रख के केलों को क्या रख दिया, पिंजरे से बाहर रख दिया, ठीक है। यानी वहाँ पे तो वो कमरे वाली सिचुएशन थी, अब पिंजरे के बाहर रख दिए। तो सुल्तान ने क्या किया, छड़ से केलों को प्राप्त कर लिया और कई बार 2 छड़ें रख दी तो एक छड़ के साथ दूसरी छड़ जोड़कर प्राप्त कर लिया। तो ये प्रयोग था, इसको आपको थोड़ा सा माइंड में याद रखना है। काम की चीज़ वो है, ये है कि इस प्रयोग द्वारा गेस्टाल्टवादियों ने यह प्रतिपादित किया कि कोई भी व्यक्ति समस्या के समग्र आकार का अवलोकन करता है वह मानसिक शक्तियों का संगठन करते हुए अचानक उत्पन्न होने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा समाधान की प्राप्ति करता है। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि न्यूटन ने एक पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा था एवं अचानक उत्पन्न होने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो न्यूटन का सिद्धांत है वो किस पे आ जाएगा, तो आप कह सकते हो गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत से रिलेटेड बोल सकते हो उसको। शैक्षणिक महत्व क्या है इसका, देखिए इस सिद्धांत से पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ। इस सिद्धांत से खोज विधि जो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग की है और विश्लेषण विधि, समस्या समाधान विधि का शिक्षा के क्षेत्र में जन्म हुआ। उच्च स्तर के लिए ये उपयोगी सिद्धांत है। तो जो अपने आगे पढ़ेंगे दोस्तों, अपने शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे उसमें भी इसका जिक्र होगा। तो कुछ मैंने जो अपने नोट्स है इसमें डाल रखा है यहीं पे, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीखने पर बल देता है। विज्ञान व गणित विषय हेतु उपयोगी सिद्धांत है और समस्या को पूर्ण रूप से प्रयुक्त करने पर बल देता है। सन 1911 में वर्दीमन ने गेस्टाल्टवाद का शुभारंभ किया था और 1516 में शोध कार्य हेतु सुल्तान नामक चिंपांजी का उपयोग किया गया या प्रयोग किया गया चिंपांजी पर। और 1920 में कोफका ने थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट नामक पुस्तक लिखी जिसके द्वारा ये सिद्धांत क्या है दुनिया के सामने आया था, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग तो कहाँ से हो गई, 1911 से, और आते आते कितने हो गए, 9 साल लगे, यानी 1920 में ये प्रकाशन में आया था, ठीक है। तीसरा सिद्धांत है अपना अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत या क्रिया अनुबंधन सिद्धांत या कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या निमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। इसको आरएस थ्योरी भी बोलते हैं दोस्तों, यानी रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी बोलते हैं। ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी भी इसको कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों, इसके प्रवर्तक है ब्यूरेंस फ्रेडरिक स्किनर या बीएफ स्किनर बोलते हैं जिनको, और ये 1938 में दिया गया था, अमेरिका के थे ये। स्किनर ने अनुक्रियाओं पर विशेष बल देते हुए थोंडाई के एसर सिद्धांत को आरएस सिद्धांत में परिवर्तित किया। स्किनर ने चूहों पर व कबूतरों पर प्रयोग करते हुए सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहला प्रयोग था इनका चूहे पर, जो था 1938 में। इन्होंने क्या किया, चूहे को बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स में बंद किया और उद्दीपन क्या किया, अज्ञात किया, यानी उसके सामने नहीं रखा। अब जैसे ही उसको भूख लगी तो इसने क्या किया, उछल कूद करना प्रारंभ किया और बार बार उछल कूद किया तो क्या हो गया, इस पिंजरे के अंदर जो लीवर वगैरह था वो क्या हो गया, दब गया, जिससे क्या हो गया, वो जो दाने वगैरह थे या अपने कह सकते हैं भोजन है वो पिंजरे के अंदर आ गया, जिससे क्या हो गया, इसके पुनर्बलन की प्राप्ति हो गई और उसने भोजन प्राप्त कर लिया। अब जैसे इसको भूख लगती तो ये वैसे ही प्रक्रिया करता और उसी तरीके से ये भोजन दोबारा प्राप्त कर लेता। दूसरा प्रयोग किया था इन्होंने 1943 में, ये किया था इन्होंने कबूतर पे इन्होंने क्या किया, गोल रिंग में बंद कर दिया और गोल रिंग में बंद करके कबूतर
को जैसे इसमें क्या किया, भूख लगी तो इसने क्या कर लिया, चक्कर लगाने की अनुक्रिया की, और अनुक्रिया के द्वारा जो लीवर वगैरह उस पर इसका पैर वगैरह रख गया होगा, और इसके द्वारा क्या हो गया, उसको पुनर्बलन प्राप्त हो गया, यानी भोजन प्राप्त हो गया, और इसने भोजन प्राप्त कर लिया। कई बुकों में दोस्तों इसके लिए वो क्या है कि एक चमकीले लीवर रख दिया, तो जिस पे क्या कह सकते हैं, अपने कबूतर ने चोंच लगाई, और चोंच लगाई तो लीवर दब गया। और इस तरीके से मतलब अलग अलग, मतलब आपको याद रखना है कि कबूतर पे किया था और एक चूहे पे किया था, ठीक है। इन दोनों प्रयोगों द्वारा स्किनर ने यह प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपन चाहे ज्ञात हो अथवा अज्ञात हो, व्यक्ति को सर्वप्रथम अनुक्रिया करनी पड़ती है। तो ये काम की बात इन्होंने बोली थी कि पहले क्या करनी पड़ेगी, अनुक्रिया करनी पड़ेगी, ठीक है, चाहे उद्दीपन ज्ञात हो चाहे ना हो, ठीक है। चूहे के प्रयोग द्वारा स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुनर्बलन का विचार प्रतिपादित किया। वह 4 प्रकार के पुनर्बलन दिए। पहला पुनर्बलन था इनका सतत, दूसरा था अंतराल, तीसरा था अनुपात, और चौथा था क्रमबद्ध पुनर्बलन। आप याद रखना है आपको अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी छात्र शिक्षक की सहायता के बिना विषय वस्तु के साथ स्वयं अनुक्रिया करते हुए सीखता है। पहला है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है। इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों, इसके प्रवर्तक स्किनर, और बल दिया था इन्होंने पुनर्बलन पर। इस अनुदेशन में बालक पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ते हुए अनुक्रिया करता है, वह पुनर्बलन की प्राप्ति करता है। दूसरा है साखी अभिकर्मित अनुदेशन। ये क्राउडर का है दोस्तों, और बल दिया था इन्होंने निदान व उपचार पर। किसी भी समस्या को जानना, निदान व समस्या को दूर करना उपचार कहलाता है। इस अनुदेशन में बालक अनुचित उत्तर के कारणों को जानते हुए उचित समाधान की प्राप्ति करता है। तीसरा है मैथेटिक्स या अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन। ये इसके प्रवर्तक तो है दोस्तों गिलबर्ट है, और बल दिया था इन्होंने विषय वस्तु के स्वामित्व पर। और गिलबर्ट ने इस अनुदेशन में 3 नियम प्रतिपादित किए थे। पहला था श्रृंखला का नियम। श्रृंखला का नियम क्या कहता है कि विभिन्न उद्दीपनों को एक निश्चित श्रृंखला में जोड़कर प्रस्तुत किया जाए, जैसे कि 2 के बाद 4 आया, और फिर 6 आया, फिर 8 आया, यानी सम संख्याओं का क्रम है। इसी तरीके से एक लड़की कमरे में आती है, वह कोट उतारकर प्रतिदिन एक समान रूप से खूंटी पर टांगती है, तो वो क्या कर रही है, एक श्रृंखला का क्या कर रही है, श्रृंखला का अधिगम कर रही है। यानी ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये एग्जाम्पल के तौर पे कि एक लड़की क्या है, घर में आती है तो माँ उसको बार बार डांट लगाती है कि अपनी जो यूनिफॉर्म है वो खूंटी पे टांगो, कमरे में जाओ। इस तरीके से प्रक्रिया बार बार वो दोहराती है, तो उसकी क्या आ जाती है, ये प्रक्रिया जीवन में आ जाती है। तो ये किस में आएगा दोस्तों, अवरोही ये अभिकर्मित अनुदेशन में या मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन में आएगा, और ये लगभग एग्जामों में पूछा जाता है। दूसरा है सामान्यीकरण का नियम। ये क्या कहता है कि विभिन्न उद्दीपनों के लिए एक निश्चित अनुक्रिया प्रस्तुत की जाए, जैसे प्रत्येक स्वागत मधुरी इत्यादि में यण संधि है, यानी ये यण संधि के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, यानी एक निश्चित अनुक्रिया प्रस्तुत की गई है इसमें। तीसरा क्या कहता है, विभेदीकरण का सिद्धांत। उद्दीपन से विपरीत अनुक्रिया प्रस्तुत की जाए, जैसे कि रात दिन सुबह शाम। एसआर थ्योरी का शैक्षणिक महत्व क्या कहता है, उच्च स्तर व निम्न स्तर दोनों के लिए उपयोगी है, करके सीखने पर बल देती है। करके सीखने का विचार सर्वप्रथम जॉन डीवी ने दिया था। यह सिद्धांत निरंतर पुनर्बलन के प्रयोग पर बल देता है। यह सिद्धांत शिक्षक की सहायता के बिना सीखने पर बल देता है। तो दोस्तों ये इसका पार्ट फर्स्ट है दोस्तों। सेकंड पार्ट में अपने अधिगम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर इस पार्ट में अपने करवाते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में हमारी कमियों को ज़रूर बताइएगा, ताकि आगामी वीडियो में हम सुधार सकें। और अगर इस चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने मित्रों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कचौरिया स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों अपने रीट और सीटेट का एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए साइकोलॉजी के एक टॉपिक की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें अपने विभिन्न टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो न केवल आपके रीट और सीटेट में कारगर सिद्ध होंगे, बल्कि
कोई भी जो एग्ज़ाम जिनमें ये टॉपिक लगते हैं उन सभी में आपके लिए ये फ़ायदेमंद होंगी दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक है वो समायोजन है। उससे पहले अपने अधिगम के 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और उसमें अधिगम आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। उसके साथ साथ अधिगम के जो सिद्धांत है विभिन्न और उनके महत्व है वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज अपने पढ़ेंगे दोस्तों समायोजन। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि समायोजन होता क्या है। जब व्यक्ति की आवश्यकताएं उचित होती है एवं वातावरण द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति की अनुमति प्रदान की जाती है तो व्यक्ति समायोजित रहता है। संक्षेप में परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया ही क्या है, समायोजन है। समायोजन व्यवहार की विशेषताएं क्या क्या होती है, यानी समायोजन से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं अपने। कि एक तो सामाजिक व्यवहार है ना वो अच्छा होगा इससे, यानी सामाजिक व्यवहार होगा, पहली बात तो देखिए। दूसरा है संवेगात्मक रूप से भी व्यक्ति क्या होगा, स्थिर होगा, ठीक है। तीसरा है मानसिक रूप से संतुलित होगा। चौथा है लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट रूप से उसके होंगे, ठीक है। और पांचवा है दूसरों के प्रति उचित भावना होगी। छठा है उचित माध्यमों से लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा। और सातवां है महत्वाकांक्षी होगा। आठवां है अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होगा। तो ये समायोजन के कह सकते हैं, या अपने जो समायोजित व्यक्ति है उसके व्यवहार के लक्षण अपने बोल सकते हैं, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं कुसमायोजन। कुसमायोजन क्या होता है कि जब व्यक्ति की आवश्यकताएं अनुचित होती है एवं वातावरण द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति की अनुमति नहीं दी जाती है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। संक्षेप में परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित नहीं करने की प्रक्रिया कुसमायोजन है। इसकी विशेषताएं देखिए दोस्तों। पहली है असामाजिक व्यवहार, दूसरा है धैर्यहीन, तीसरा है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, चौथा है क्रोधी व झगड़ालू, पांचवा है सदैव परिस्थिति को दोष देना, छठा है लक्ष्य की प्राप्ति, और सातवां है विभिन्न मानसिक रोग जैसे तनाव, दबाव आदि का शिकार हो जाएगा, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि मानसिक रोग कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं तनाव। जब व्यक्ति समय की मांग की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह तनाव का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि तनाव क्या होता है, जब व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं यानी वो समय पे पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति क्या करता है, तनाव से ग्रसित हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी अपने रीट का एग्ज़ाम राजस्थान में है, वो कोरोना काल से क्या है अभी इफेक्टिव है, ठीक है। मान लीजिए अपने अभी इस टाइम को गवा देते हैं तो जब अचानक ही एग्ज़ाम की डेट आएगी और एग्ज़ाम होगा तो निश्चित रूप से क्या होगी, कुछ विद्यार्थी क्या होंगे, तनाव में जाएंगे। तो दोस्तों अपने इस तनाव में नहीं जाना है, अपने को क्या करना है, समायोजन करना है। और समायोजन कैसे होगा, समायोजन इस तरीके से होगा कि इस जो टाइम है इसको अपने घर बैठकर देश का सहयोग कर और अपनी तैयारी को नई दिशा देकर अपने क्या कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है दबाव। जब व्यक्ति सफलता असफलता के बीच अपने आत्मसम्मान एवं आत्म प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए संघर्ष करता है तो वह दबाव का शिकार हो जाता है, ठीक है। तीसरा है दुश्चिंता। दुश्चिंता, जब व्यक्ति के अचेतन मन में दमित इच्छा चेतन मन में आकर उसे परेशान करने लगे तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है, ठीक है। चौथा है कुंठा या बगनासा। बार बार प्रयास करने पर भी जब व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति नहीं होती है तो व्यक्ति कुंठा या बगनासा का शिकार हो जाता है, ठीक है। और पांचवा है अंतर्द्वंद बोलते हैं इसको। जब इस अंतर्द्वंद या संघर्ष, जब व्यक्ति समक्ष दो समान अवसर हो एवं चयन किसी एक का करना हो तो व्यक्ति अंतर्द्वंद का शिकार हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, एक तरीके से क्या हो जाता है, उसका सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है और उसी के समकक्ष कोई वैकेंसी और है उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो वो क्या करता है, पहले संघर्ष करता है अपनी मन में कि कौन सी का मैं चयन करूं। या फिर मान लीजिए 2 एग्ज़ाम है, 2 एग्ज़ाम के एक ही साथ आपके, मान लीजिए अभी जैसे राजस्थान में एग्ज़ाम होना था रीट का, ठीक है, और साथ में एक कॉलेज लेक्चरर का होना था। तो दोनों की तैयारी एक बंदे ने कर रखी है और दोनों के साथ में ही एग्ज़ाम आ जाते हैं एक ही दिन। भाई देखो एग्जाम्पल बोला है मैंने,
ऐसा नहीं होता है, लेकिन आ जाते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा उस समय, क्या होगा, अंतर्द्वंद निश्चित होगा। मान लीजिए जिसकी तैयारी अच्छी है उसका दूर सेंटर आ गया। अब कुंठा और बगनासा में क्या होता है कि इसमें यही है कि बार बार सफलता प्राप्त नहीं होती है। मान लीजिए कोई बच्चा है, तैयारी करता है और बार बार पॉइंटों से रहता है, तो वो क्या हो जाता है, उसके मन में भगनासा या कुंठा हो जाती है उस कंपटीशन एग्जाम के लिए। दुश्चिंता में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो जाता है और बार बार क्या है वही याद आता है या वही याद आती है, तो उस समय क्या होता है, जो दुश्चिंता की स्थिति होती है। दबाव में क्या होता है कि व्यक्ति जो अपना आत्मसम्मान है ना, उसकी रक्षा के लिए संघर्ष करता है। मान लीजिए किसी को प्रेशर होता है तैयारी का, जैसे पड़ोसियों से, ठीक है, या फिर अपने समाज से या रिश्तेदारों से, तो उस समय क्या करता है, वो स्ट्रेस ले लेता है, ठीक है। अब देखिए अपने अंतर्द्वंद के बाद देखिए इसके प्रकार देखिए अंतर्द्वंद के। सकारात्मक अंतर्द्वंद यानी दोनों अवसर लाभदायक हो, और दूसरा है नकारात्मक अंतर्द्वंद, दोनों अवसर हानिकारक हो। मान लीजिए दोनों अवसर लाभदायक में, अगर मान लीजिए किसी लड़के की सगाई हो रही है और एक लड़की क्या है, सुंदर है, और एक लड़की क्या है, जॉब से है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अंतर्द्वंद होगा। लेकिन फ़ायदे क्या है उसमें, दोनों में ही है, ठीक है। नकारात्मक में क्या होगा, यानी दोनों के अवसर क्या हो उसको, मतलब फ़ायदे नहीं दे रहे हो। जैसे मान लीजिए एक लड़की को पसंद नहीं करता है, फिर भी घर वाले ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं, और एक ऐसे है जिसको मान लीजिए पसंद भी नहीं कर रहा है, और क्या है कि लड़की है वो शिक्षित भी नहीं है, मतलब सब तरीके से, तो उसमें भी अंतर्द्वंद की सिचुएशन होगी। ये देखो दोस्तों, लड़की के लिए नहीं है, लड़कों पे भी यही बात है। इसको ये मत लेना कि मैंने लड़की का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि मैं खुद बॉयज़ हूँ इसलिए मैंने लड़की का एग्जाम्पल लिया है, बाकी यही बॉयज़ पे भी लागू होता है, ठीक है। अब अपने देखिए इस पे से क्वेश्चन लगभग 1-2 क्वेश्चन आरपीसी के एग्जाम में या रीट के एग्जाम में जरूर आता है दोस्तों। रक्षात्मक युक्तियाँ या समायोजन तंत्र बोल सकते हैं, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएँ बोल सकते हैं, मानसिक या मनोरचनाएँ बोल सकते हैं, मानसिक मनोरचनाएँ। तो इसमें क्या करेंगे, अपने रक्षात्मक युक्तियाँ अपना के जो ऊपर वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, उसका समाधान ले सकते हैं। जैसे मानो कि अचेतन मन द्वारा अपनाई जाने वाली वह युक्तियाँ जो अपने तनाव, दबाव इत्यादि मानसिक रोगों से बचाती है, उसे रक्षात्मक युक्तियाँ कहते हैं। यह रक्षात्मक युक्तियाँ वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार की होती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने चारों ओर छल प्रपंच की एक ऐसी दुनिया का निर्माण करता है जिसमें अपनी अहम की क्षणिक संतुष्टि प्रदान करता है या प्राप्त करता है। यह रक्षात्मक युक्तियाँ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से अपनाई जाती है। पहला देखिए प्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष उपाय देखिए कौन सी है। एक प्रत्यक्ष उपाय एक तो सीधा है, जिस के कारण क्या हो रही है, समस्या आ रही है, उसी समस्या को दूर करना, यानी बाधाओं को दूर करके। दूसरा अन्य मार्ग खोजना, कोई अन्य रास्ता ढूंढ ले, ठीक है। तीसरा है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या लक्ष्य ही बदल ले अपना, ठीक है। और चौथा है विश्लेषण एवं निर्णय, यानी बार बार उस पर मनन करना और फिर क्या करना, निर्णय निकालना। फिर है अप्रत्यक्ष उपाय। अप्रत्यक्ष उपाय में देखिए दमन, यानी दमन में क्या करेगा, अपनी इच्छा को दबा लेगा, यानी ऐसी अतृप्त इच्छा एवं आकांक्षा जिसकी वास्तविकता में पूर्ति संभव नहीं है, उसे अपने अचेतन मन में दमित करते हुए समायोजित स्थापित करना दमन है। दूसरा है दिव्यास्वप्न या कल्पना पूर्वा। दिव्यास्वप्न में क्या करेगा, कल्पना जगत में पूरा करेगा इसको, ठीक है। यानी वास्तविकता में जिन इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है, उन्हें कल्पनाओं के द्वारा पूरा करते हुए क्षणिक संतुष्टि प्रदान करना। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है तो क्या है, वो मतलब मन मन में कल्पना करता है, यानी सपने लेता है कि उसकी बारात जा रही है, इसी लॉकडाउन में उसकी शादी हो रही है, तो ये सारी की सारी क्या है, दिव्यास्वप्न में आएगा, ठीक है। तीसरा है प्रक्षेपण। जब व्यक्ति परिस्थितियों को दोष युक्त बताते हुए समायोजन स्थापित करता है तो इस युक्ति को प्रक्षेपण कहते हैं। जैसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्रिकेट खिलाड़ी मैच हारने के बाद क्रिकेट की पिच या बॉल को क्या करेगा, बेकार बताता है, तो वो उस समय क्या कर रहा है, प्रक्षेपण कर रहा है, ठीक है। चौथा है औचित्य स्थापन या तर्क संगतीकरण या युक्तिकरण जिसको बोलते हैं अपने। जब व्यक्ति पद अथवा वस्तु को ही दोष युक्त बताते हुए समायोजन स्थापित करे तो इस स्थिति या इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, अपने औचित्य स्थापन कहेंगे, ठीक है। जैसे अंगूर खट्टे हैं या नींबू मीठे कहना। जैसे किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, मान लीजिए किसी का राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बंदा कहेगा
मान लीजिए ऐसे कहता है कि मेरे को तो फर्स्ट ग्रेड में लगना ही नहीं था, मेरे को तो RS अधिकारी लगना था, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन कौन सी होती है, अंगूर खट्टे वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। और पांचवा है प्रतिगमन या प्रत्यागमन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति अपनी नवीन परिस्थिति का सामना नहीं कर पाने के कारण पूर्व की परिस्थिति में लौटकर समायोजन स्थापित करता है, तो इस युक्ति को प्रतिगमन कहते हैं। जैसे एक वयस्क व्यक्ति का बच्चों के समान रोना प्रतिगमन है। जैसे एक लड़की ससुराल जाती है तो माँ के गोद में मतलब बच्चे की तरह रहने का प्रयास करती है, तो वो उस समय में वो क्या कर रही है, प्रतिगमन या प्रत्यागमन कर रही है, ठीक है। छठा है विस्थापन या प्रतिस्थापन। जब व्यक्ति उचित स्थान पर भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में असमर्थ होता है, तो वह किसी अन्य स्थान पर भावनाएं विकसित करते हुए समायोजन स्थापित करता है। जैसे अध्यापक द्वारा कक्षा में किसी बालक को डांटने पर उस बालक द्वारा कुर्सी या टेबल तोड़कर क्रोध को शांत करना। सातवां है अपना शोधन या मर्गांतीकरण या अपने उदात्तीकरण भी बोलते हैं इसको। तो समाज द्वारा अमान्य प्रवृत्तियों को मान्य प्रवृत्तियों में परिवर्तित करते हुए समायोजन स्थापित करना शोधन अथवा मर्गांतीकरण है। किसी क्रोधी बालक को सेना में भर्ती करते हुए उसके क्रोध को मर्गांतीकरण करना है, यानी समय को उचित दिशा प्रदान करना है उसके, ठीक है। संवेगों को नोट देखिए, संवेगों को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय शोधन या मर्गांतीकरण है। आठवां है तदात्मीकरण बोलते हैं इसको दोस्तों, या आत्मीकरण भी बोलते हैं। जब व्यक्ति अपना अस्तित्व भूलकर किसी और के गुण या दोषों को अपनाते हुए समायोजन स्थापित करता है, तो इस युक्ति को तदात्मीकरण कहते हैं। जैसे किशोर अवस्था में बालक द्वारा किसी अभिनेता के गुणों या दोषों को अपनाते हुए समायोजन स्थापित करना। जैसे कि अभी जैसे मान लीजिए सभी KGF बने घूम रहे हैं, ठीक है, कोई विराट कोहली का फैन है, ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, आत्मीकरण की सिचुएशन है, ठीक है। पलायनवादी व्यवहार, जो भी परिस्थिति परेशान करती है उस परिस्थिति से पीछा छुड़वाकर समायोजन स्थापित करना, ठीक है। और 10वां है समझौतावादी उपाय। समझौतावादी उपाय में क्या है, वास्तविक वस्तु एवं वास्तविक परिस्थिति के स्थान पर किसी और वस्तु अथवा परिस्थिति से समायोजन स्थापित करना। ये किस में आ जाएगा, वास्तविक, इसमें समझौतावादी में आ जाएगा, ठीक है। और फिर समायोजन के क्षतिपूर्वक उपाय देखिए, अक्सर इनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्यक्ष क्षतिपूर्वक उपाय, व्यक्ति जिस क्षेत्र में कमजोर है उसी क्षेत्र में प्रयास करते हुए क्षतिपूर्ति करे। जैसे पढ़ने लिखने में कमजोर बालक सर्वाधिक समय पढ़ाई लिखाई करे, ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष क्या होगा, जब व्यक्ति जिस क्षेत्र में कमजोर है उसे छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में प्रयास करते हुए क्षतिपूर्ति करता है। जैसे पढ़ने लिखने में कमजोर बालक क्रिकेट के मैदान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, और एक विकलांग बालक का कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना क्या है, अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्वक उपाय है, ठीक है। अब अपने समायोजन के आक्रामक उपाय। समायोजन के आक्रामक उपाय में देखिए, सबसे पहले अपने प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। जिस व्यक्ति ने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है उस व्यक्ति से उसी प्रकार से बदला लेकर अपना क्रोध शांत करना, जैसे खून का बदला खून से, ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रत्यक्ष उपाय होगा। फिर है अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। जिस व्यक्ति ने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है उस व्यक्ति से किसी और प्रकार से बदला लेकर अपना क्रोध शांत करना, जैसे अध्यापक द्वारा प्रिंसिपल की महत्वपूर्ण फाइलों को जलाना, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल से बेर है तो क्या करेगा, वो उसकी फाइल जला के जैसे उससे बेर निकाल रहा है, तो ये क्या होगा, अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय होगा। फिर है समायोजन के प्रतिमान। समायोजन के प्रतिमान में देखिए आप, पहला है फ्रायड के अनुसार देखते हैं अपने। फ्रायड के अनुसार समायोजन में अचेतन मन होता है, ईगो अवस्था होती है, और लिबिडो की पूर्ति समायोजन हेतु आवश्यक है। तो फ्रायड ने लिबिडो नाम दिया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है इसके बाद यूंग के अनुसार देखें अपने, तो आत्मसिद्धि अर्थात दिल व दिमाग में समन्वय समायोजन हेतु आवश्यक है। फिर उसके बाद एडलर का देखें, तो एडलर के अनुसार श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन हेतु आवश्यक है, यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों ये जो 2-3 अपने कथन हैं ये आपको याद रखना है अच्छे से, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य में देखें तो मानसिक स्वास्थ्य का विचार सर्वप्रथम BSc ने लिया था।
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को किसी भी मानसिक रोग से बचाती है एवं समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। परिभाषाएं इसकी देखें तो देखिए, ड्रेवर के अनुसार है वो किसी भी व्यक्ति को मानसिक रोगों से संरक्षण के उपाय बताने वाली स्वस्थ विज्ञान की शाखा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य है। ठीक है। और करो एंड करो के अनुसार देखें अपने तो मानव के कल्याण से संबंधित शाखा मानसिक स्वास्थ्य है। इसकी विशेषताएं देखें तो पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य नहीं होता है क्योंकि व्यक्ति किसी न किसी मानसिक रोग का शिकार दैनिक जीवन में हो जाता है। ठीक है। और मानसिक स्वास्थ्य एवं नैतिकता दो भिन्न भिन्न विषय हो सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन का सकारात्मक संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यक्ति की कार्य क्षमता निरंतर एक दूसरे से प्रभावित होती है। और पांचवा है, कक्ष में अच्छी शिक्षण विधियों के प्रयोग द्वारा छात्र मानसिक स्वास्थ्य से स्वस्थ होता है। और छठा है, प्रतियोगिताओं पर अत्यधिक बल देने से बालक का मानसिक स्वास्थ्य संतुलित हो जाता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में के लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट होते हैं एवं वह उत्तरदायित्व की भावना का निर्वाह करता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अपना ये टॉपिक है समायोजन वाला, ये कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और पसंद आया तो एक पॉजिटिव कमेंट के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों, अगर कुछ कमियां नज़र आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि आगामी वीडियो में हम उसको सुधार सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कचौरिया स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अपने साइको के कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें अपने अधिगम के सिद्धांत, समायोजन, ऐसे कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज का अपना टॉपिक है बुद्धि। इस वीडियो में अपने बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के प्रकार पे चर्चा करेंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पे भी अपने चर्चा करेंगे। जो बच्चे सीटेट और रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ़िलहाल ये वीडियो है वो बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। इसके साथ साथ जो आरपीएससी के एग्ज़ाम हैं, फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, या फिर जिन्हीं एग्ज़ामों में ये बुद्धि का टॉपिक लगता है, उन सभी के लिए ये वीडियो कारगर सिद्ध होगा। सभी जो अनुभवी अध्यापक हैं उनकी कोचिंगों के ये नोट्स है दोस्तों, और सभी को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा सभी चीज़ को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा। तो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बुद्धि। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिनको साइंस के भी टॉपिक पढ़ने हैं तो बायो अपनी कक्षा 6, 7 और 8 की कंप्लीट हो चुकी है और उनका साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियो मिल जाएंगे। सारे के सारे राजस्थान बोर्ड की बुक से मैंने आपको करवाया है। और अब जो आगे साइंस के टॉपिक पढ़ेंगे वो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप को वो वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बुद्धि देखिए क्या होती है। कि बुद्धि व्यक्ति की वो शक्ति है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति तर्क वितर्क करता है, चिंतन मनन करता है एवं अनेक समस्याओं का समाधान करता है। तो बुद्धि के द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति में क्या तर्क वितर्क करने की शक्ति आती है। ठीक है। और चिंतन मनन भी करता है और इसके साथ साथ जो भी समस्याएं उसके सामने आती है जीवन में उनको क्या करता है, बखूबी आदमी हल कर लेता है। ठीक है। इसके कुछ परिभाषाएं हैं जो विद्वानों ने दी है। तो सबसे पहले परिभाषा है अपने टर्मन की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुद्धि व्यक्ति के अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो ये टर्मन की है। ठीक है। और देखिए वेसलर की देखिए तो वेसलर कहते हैं कि बुद्धि व्यक्ति के उद्देश्य पूर्ण कार्य करने की क्षमता है। इसके साथ साथ अगर बिने की चर्चा करें तो बिने कहते हैं कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश एवं आलोचना। ठीक है। और वुड्रो कहे तो वुड्रो बोलता है कि बुद्धि व्यक्ति के ज्ञान अर्जन की योजना है। तो ये 4 परिभाषाएं मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जो और परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है उनका अलग से वीडियो भी बनाएंगे और जो क्वेश्चन सीरीज है उनमें मैं आपको
करवा दूंगा, जो टेस्ट सीरीज है अपनी, ठीक है। बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है दोस्तों, कि बुद्धि की विशेषता है वो बुद्धि जन्मजात होती है, ठीक है। बुद्धि का विकास भी होता है, ठीक है। बुद्धि का सर्वाधिक विकास है ये किशोरावस्था में होता है, और सबसे तीव्र विकास है ये शैशवावस्था में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बुद्धि का वितरण है वो असमान होता है, ठीक है। यानी किसी की बुद्धि ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, ठीक है। किसी की शैशवावस्था में थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। इस तरीके से क्या होती है, तो बुद्धि का जो वितरण है वो क्या होता है, असमान होता है। बुद्धि अनेक इकाइयों का संगठन है, ठीक है। बुद्धि अनेक तत्वों का समूह है। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ठीक है। अमूर्त जो वस्तुएं आती है उनके चिंतन, यानी जो अपने को दिखाई नहीं देते हैं उनको चिंतन अपने करते हैं, तो इसमें भी क्या है, बुद्धि का अहम योगदान होता है। बुद्धि अधिगम एवं समायोजन में सहायक है। बुद्धि का लंबवत विकास किशोरावस्था में होता है, एवं क्षैतिज विकास है ये अनुभव एवं वातावरण के परिणाम स्वरूप किशोरावस्था के बाद होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 10वां, ये भी आपको याद रखना है। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बोलूँ तो दोस्तों आप अपने नोट्सों में इनके आगे लिख लेना कि ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए, यानी इंपॉर्टेंट लगा लेना उनकी जगह निशान, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं बुद्धि के भेद। बुद्धि के भेद है तो सबसे पहले अपने देखें तो थार्नडाइक व गेरेट के अनुसार देखें तो 3 प्रकार की बुद्धि होती है दोस्तों, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो थार्नडाइक के अनुसार और गेरेट के अनुसार सबसे पहली बुद्धि जो है मूर्त बुद्धि, उसमें देखें तो इसका संबंध किसी भी व्यक्ति के यंत्र संबंधित कार्यों से होता है, जैसे कि इंजीनियर हो गए, मैकेनिकल हो गए, ये मूर्त बुद्धि इनमें पाई जाती है। तो एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है। जैसे इंजीनियर का एग्जाम्पल आ जाएगा तो पूछेगा कि इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो दोस्तों आपको बताना है एग्जाम में मूर्त बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा देखें अमूर्त बुद्धि, इसका संबंध किसी भी व्यक्ति के पुस्तकीय ज्ञान से होता है, जैसे कि शिक्षक हो गया, दार्शनिक हो गया, इनमें क्या होती है, अमूर्त बुद्धि होती है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षक में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो अमूर्त बुद्धि आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखें सामाजिक बुद्धि में, तो इसका संबंध किसी भी व्यक्ति के सामाजिक कार्यों से होता है, जैसे एक समाज सेवक अथवा व्यापारिक में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो इनका भी आपको याद रखना है। अब बुद्धि के जो सिद्धांत है दोस्तों वो अपनी चर्चा करते हैं कि कौन कौन से हैं, और फिर इनको बारी बारी एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना ही होगा कि इनके प्रवर्तक कौन है, ठीक है। अच्छे से इनको 2-4 बार आप नोट कीजिएगा, अच्छे से 2-4 बार पढ़िएगा, और अगर फिर भी समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा भी देखना आप, तो आपके अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो पहला बुद्धि का सिद्धांत अपना एक तत्व है, ये दिया है दोस्तों बिने में, ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके साथ साथ में मनन भी कर सकते हैं, ताकि आपकी बुद्धि में ये सेट भी हो जाए, ठीक है। द्विव तत्व है दोस्तों स्पीयरमैन का, त्रितत्व है स्पीयरमैन का, ठीक है। बहुतत्व है थॉर्नडाइक का, समूह तत्व है थ्रस्टन का, प्रतिदृश है थॉमसन का, और त्रिआयामी है गिलफोर्ड का, तरल ठोस है केटल का, पदानुक्रमिक है वर्नर का, और बहुबुद्धि है गार्डनर का है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड ये दोनों जॉनसन के है दोस्तों, और क और ख है ये है हेब्स के, और त्रिचाप ये है ये स्टनबर्ग के है, ठीक है। अब इनके एक एक अपने अध्ययन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपनी चर्चा करते हैं एक तत्व सिद्धांत पे। इनका प्रवर्तक आपको बता दिया, एक तत्व कौन है, अल्फ्रेड बिने हैं, जो फ्रांस के हैं, और उन्होंने 1911 में इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। बिने के अनुसार बुद्धि के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में एक सामान्य तत्व विद्यमान होता है, जिसके द्वारा बुद्धि सभी कार्यों को समान रूप से संचालित करती है। बिने ने जी तत्व को प्रतिभात्मक क्षमता नाम दिया है, ठीक है। एक तत्व होने के कारण इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि निरंकुशवादी सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक भी यही है, क्योंकि नाम ये इसी का है, ठीक है। यानी अल्फ्रेड बिने ही होंगे, ठीक है। दूसरा है अपना द्विव तत्व सिद्धांत, इसके प्रवर्तक दोस्तों स्पीयरमैन है, और इन्होंने 1904 में ये प्रतिपादित किया था, ठीक है। स्पीयरमैन के अनुसार किसी भी व्यक्ति की बुद्धि में 2 तत्व पाए जाते हैं, एक तो सामान्य और एक विशिष्ट। अगर इंग्लिश में पूछें तो जी और एस, ठीक है। जी और एस भी बोलते हैं इस द्विव तत्व को, ठीक है। जी का अर्थ है अपने जनरल बोलेंगे, और एस का स्पेसिफिक बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यह बुद्धि की सबसे पहले सामान्य में देखते हैं अपने, यानी जी या जनरल का अर्थ जो है उसका अपने देखते हैं। तो यह बुद्धि के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में सामान्य रूप से विद्यमान होता है, ठीक है।
और दूसरा है कि विशिष्ट तत्व है, इसके द्वारा बुद्धि अधिकतम 10 क्षेत्रों में विशेषता प्राप्त करती है। इस सिद्धांत को राजतंत्रीय सिद्धांत के नाम से या प्रजातंत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको भी याद रखना है, ठीक है। तीसरा है अपने त्रितत्व सिद्धांत, ये दोस्तों स्पीयरमैन का है, ये 1925 में प्रतिपादित किया था इन्होंने। स्पीयरमैन ने अपने द्वितत्व सिद्धांत में संशोधन करते हुए समूह तत्व नामक एक नवीन तत्व जोड़ा एवं बुद्धि में 3 तत्व प्रतिपादित किए। और ये तीसरा तत्व कौन सा हो गया, अब समूह हो गया, ठीक है। यानी सामान्य तत्व जी हो गया, ठीक है, विशिष्ट तत्व एस हो गया, इसके अलावा समूह तत्व हो जाएगा, ठीक है। तो समूह तत्व में क्या आ जाएगा, आपकी बार अनेक मानसिक योग्यताओं का ये समूह आ जाएगा, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। चौथा है अपना समूह है तत्व सिद्धांत। तो इसमें देखें तो प्रवर्तक इसके दोस्तों थ्रस्टन है, ठीक है। और थ्रस्टन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि में 7 मानसिक योग्यताएं पाई जाती है। इन मानसिक योग्यताओं का समूह है बुद्धि कहलाता है। तो ये आपको याद रखनी है कि थ्रस्टन ने कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं बताई है, 7। तो एक एक आपको याद रखनी है। पहली है शब्द योग्यता, दूसरी है वाक्य योग्यता, तीसरी है अंक योग्यता, और चौथी है तर्क योग्यता, ठीक है। पांचवी है प्रक्षेपण, यानी जिसको अपन कहेंगे ध्यान से देखना या किसी विषय को ध्यान से समझना की योग्यता, ठीक है। और छठा है निरीक्षण योग्यता, और सातवां है स्मरण योग्यता। अब अपने पांचवां सिद्धांत है बहुतत्व सिद्धांत। इसके प्रवर्तक दोस्तों थॉर्नडाइक है, और इन्होंने 1966 में इसको प्रतिपादित किया था। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी व्यक्ति की बुद्धि जितने कार्य करती है उसकी बुद्धि में उतने ही तत्व पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए इसे परमाणुवादी सिद्धांत अथवा मात्रात्मक सिद्धांत नाम दिया है। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है कि परमाणुवादी सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक कौन है, तो दोस्तों इसके प्रवर्तक थॉर्नडाइक है। इसके अलावा मात्रात्मक सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, या बालू का ढेर का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और छठा है अपने प्रतिदर्श या न्यायदर्श सिद्धांत। इसके प्रवर्तक दोस्तों थॉमसन ही है, ठीक है, और 1955 में इन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि समग्र में से एक अंश का चयन करते हुए समग्र को निर्धारित करने की प्रक्रिया न्यायदर्श अथवा प्रतिदर्श कहलाती है। और थॉमसन के अनुसार किसी भी व्यक्ति में अनेक मानसिक योग्यताएं पाई जाती है एवं सभी योग्यताओं में से एक एक अंश का चयन करते हुए व्यक्ति नवीन योग्यता का निर्माण करता है, जिससे न्यायदर्श अथवा प्रतिदर्श सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब अपना सातवां है त्रिआयामी सिद्धांत। इसके प्रवर्तक दोस्तों गिलफोर्ड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सिद्धांत, 1967 में ये प्रतिपादित किया था इन्होंने। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि में 3 आयाम पाए जाते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले है संक्रिया। संक्रिया क्या कहती है कि बुद्धि के द्वारा अपनाई जाने वाली मानसिक प्रक्रिया है, वो क्या है, संक्रिया है, ठीक है। और दूसरा है विषय वस्तु। मानसिक प्रक्रिया के अनुसार अपनाई जाने वाली सामग्री जो है वो विषय वस्तु हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा है उत्पाद। तो दोनों के परिणाम स्वरूप जो भी प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब एक नोट देखिए दोस्तों कि गिलफोर्ड ने 1967 में बुद्धि रचना मॉडल प्रस्तुत किया एवं बुद्धि में 120 तत्वों का समूह बताया, ठीक है। और आगे चलकर संशोधन करके इन्होंने इसमें 150 और फिर उसने क्या किया, 180 तत्व प्रतिपादित किए, ठीक है। तो वर्तमान में पूछे तो दोस्तों 180 तत्व आपको बताने हैं, ठीक है। और अगर पूछे कि गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में कितने तत्व हैं तो आपको 120 बताना है। वर्तमान का पूछे तो 180 करना है, ठीक है। तरल तत्व है दोस्तों, तो तरल तत्व में के प्रवर्तक है दोस्तों केटल है। तरल का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के वंशानुक्रम पर आधारित बुद्धि, इसका विकास किशोरावस्था तक होता है, ठीक है। और क्या कहता है कि ठोस का अर्थ है अनुभव एवं वातावरण पर आधारित बुद्धि, इसका विकास किशोरावस्था के बाद होता है, ठीक है। तो दोनों के आपको याद रखना है कि तरल का अर्थ तो क्या हो गया, वंशानुक्रम से हो गया, और ठोस का अर्थ हो गया वातावरण से, ठीक है। और केटल के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण का परिणाम मानी जाती है। 9वां है अपना लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक दोस्तों जॉनसन है। लेवल फर्स्ट का अर्थ है, लेवल फर्स्ट आएगा या स्तर फर्स्ट लिखा आएगा, ठीक है। प्राथमिक बुद्धि जो वंशानुक्रम पर आधारित होती है, ठीक है। और लेवल सेकंड का अर्थ है या स्तर सेकंड का अर्थ है द्वितीय बुद्धि जो वातावरण पर का परिणाम होती है, ठीक है। यानी ये भी क्या है, वातावरण और बुद्धि पर ही आ गया, ठीक है। अच्छा, जॉनसन ने भी बुद्धि को वंशानुक्रम व वातावरण का परिणाम माना है, ठीक है। अब 10वां कहता है कै और खे का सिद्धांत। कै का अर्थ ये भी उसी तरीके से है दोस्तों, प्रवर्तक इसके हेब्स है।
क का अर्थ है वंशानुक्रम और ख का अर्थ है वातावरण। दोनों से मिलकर ज्ञ तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति की बुद्धि अनेक समस्याओं का समाधान करती है। 11वां अपना है बहुबुद्धि सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके प्रवर्तक गार्डनर है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि में 8 मानसिक योग्यताओं का समूह पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आगे ये 8 मानसिक योग्यताएं मिलकर बहुबुद्धि कहलाती है। और 8 है कौन कौन सी, देखिए। पहली है शाब्दिक बुद्धि, दूसरी है गतिज बुद्धि, तीसरी है आंकिक बुद्धि, चौथी है तार्किक बुद्धि, 5वीं संगीतात्मक बुद्धि, 6ठी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जिससे बातचीत करने का के संबंधित योग्यता होती है, ठीक है। और 7वीं है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो मन की भावनाओं का बोध कराने वाली बुद्धि होती है, ठीक है। और 8वां है प्राकृतिक बुद्धि। 12वां है अपना पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसके प्रवर्तक दोस्तों वर्नर व बर्ट है, ठीक है। और बुद्धि में सर्वोत्तम स्थान पर सामान्य योग्यता विद्यमान होती है एवं सामान्य योग्यता से 2 विशिष्ट योग्यताएं विकसित होती है। कौन कौन सी है वो देखिए, शाब्दिक योग्यता और प्रायोगिक योग्यता। शाब्दिक योग्यता और प्रायोगिक योग्यता ये दोनों होती है, ठीक है। इन दोनों योग्यताओं से अनेक कार्यों के तत्व विकसित होते हैं, जिसके द्वारा बुद्धि विभिन्न समस्याओं को का समाधान करती है, ठीक है। 13वां है अपना त्रिचापीय या त्रितंत्र या त्रिघटकीय सिद्धांत। इसके प्रवर्तक दोस्तों स्टर्नबर्ग है, ठीक है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि में 3 घटक प्रतिपादित किए हैं। पहला है प्रसंग आश्रित घटक। इसके द्वारा बुद्धि किसी भी कार्य से जुड़े हुए विभिन्न तत्वों का अवलोकन करती है। और दूसरा है वातावरणीय घटक, चारों ओर के परिवेश का अवलोकन करती है, ठीक है। तीसरा है अनुभव आधारित घटक, तो बुद्धि ने जो भी अनुभव किया है नवीन कार्य के समय उसका स्मरण करती है, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं बुद्धि परीक्षण, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ये पूरा जो अध्याय है दोस्तों ये अपना इंपॉर्टेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आते ही आते हैं, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण दोस्तों क्या है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण है ये 1905 में फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने साइमन के साथ मिलकर बनाया था एवं परीक्षण का नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा गया था, ठीक है। तो पहला तो यही हो गया कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो बिने और साइमन के द्वारा, ठीक है। और इस परीक्षण में कुल 30 प्रश्न थे, तो प्रश्नों की संख्या पूछे तो 30 आपको बतानी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इस परीक्षण में प्रथम संशोधन 1908 में व दूसरा संशोधन 1911 में किया गया। इस समय प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 59 हो गई, ठीक है, यानी 59 हो गई, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि लगभग 60 हो गए, ठीक है। और सन 1916 में अमेरिका के टर्मन ने परीक्षण में महत्वपूर्ण संशोधन किया और इस परीक्षण का नाम टर्मन बुद्धि परीक्षण अथवा स्टेनबर्ग बिने परीक्षण रखा गया, ठीक है। इस समय तक प्रश्नों की संख्या दोस्तों 90 हो गई, ठीक है। यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं 3 के पहाड़े के हिसाब से, यानी 30 फिर 60 फिर 90, ठीक है। सन 1937 में अमेरिका के मेरिल ने महत्वपूर्ण संशोधन किया एवं परीक्षण का नाम द 1937 बिने रखा गया। इस समय तक प्रश्नों की संख्या दोस्तों लगभग 250 थी, यानी 248 थी, ठीक है। सन 1960 में आते आते अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनेक मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर इस परीक्षण को स्टैनफोर्ड बिने क्रिया स्केल बनाया, जिसके द्वारा 2 से 22 वर्ष तक के व्यक्तियों की बुद्धि का मापन संभव था, ठीक है। यानी ये क्या हुआ, आगे आगे क्या है, चेंज होता गया, ठीक है। नोट, अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी नोट देखिए, यदि किसी परीक्षण के साथ स्केल या बैटरी शब्द का प्रयोग किया जाए तो इस परीक्षण में एक मुख्य परीक्षण एवं अन्य उप परीक्षण होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। छठा है, इसी का पॉइंट है छठा, कि भारत में 1922 में राइस ने प्रथम भारतीय बुद्धि परीक्षण बनाया, जिसे हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण कहते हैं। तो 1922 में राइस भारत में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बुद्धि के भेद देखते हैं दोस्तों कि बुद्धि के भेद कितने होते हैं, ठीक है। बुद्धि के जनरली 2 भेद होते हैं, एक व्यक्तिगत बुद्धि होती है, दूसरी सामूहिक बुद्धि होती है। व्यक्तिगत बुद्धि ये भी 2 प्रकार की होती है, शाब्दिक बुद्धि और अशाब्दिक बुद्धि, ठीक है। और सामूहिक बुद्धि है, ये भी शाब्दिक और अशाब्दिक होती है। अब इसके परीक्षण देखें अपने, तो भी ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो जाएगा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा और शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा।
जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है दोस्तों, जो मूक बधिर छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, या अन्य भाषा की जानकारी के लिए आपने देखें तो, या फिर आपने कह सकते हैं अनपढ़ व्यक्ति है उनके लिए होता है, ठीक है। प्रथम व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड विन्ने ने बनाया था, जिसमें कुल 30% थे। तो जो पहले वाली बात है ये दोबारा रिपीट है, ठीक है। अगला है अपनी व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सबसे पहले अशाब्दिक के बारे में चर्चा करें तो इसमें देखिए आपको वस्तु संयोजन परीक्षण देखें, इसी में है। तो विभिन्न वस्तुओं को परस्पर जोड़कर सार्थक वस्तु का निर्माण करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से परीक्षण किया जाता है और उसके आधार पर उसकी बुद्धि का मतलब परीक्षण किया जाता है, कितनी बुद्धि है इसमें, ठीक है। दूसरा है ब्लॉक बीडिंग टेस्ट, यानी इसके प्रवर्तक है दोस्तों को है, और ये कहते हैं कि चौकोर ब्लॉक को परस्पर जोड़कर बालक को सार्थक आकृति का निर्माण करने के लिए इसमें कहा जाता है। तीसरा है इसमें चित्रपूर्ति परीक्षण, ठीक है। अधूरे चित्र को जोड़कर बालक को सार्थक आकृति का निर्माण करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। और चौथा है मनुष्यकर्षण परीक्षण या ड्रॉ ए मैन टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, या ड्रॉ ए मैन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। बालक को एक मनुष्य नुमा आकृति का चित्रण करने के लिए कहा जाता है, एवं यदि बालक उचित आकृति का निर्माण करता है तो बालक की बुद्धि उचित मानी जाती है, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में। देखिए तो सामूहिक बुद्धि है यानी समूह में होगी, ठीक है। यानी प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1917 में अमेरिका में सैनिकों के चयन के लिए बनाया गया था, ठीक है। पढ़े लिखे व्यक्तियों के सैनिकों का चयन हेतु आर्मी एल्फा परीक्षण का निर्माण किया गया। इससे पहले दो नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया। पहला है बेसल वर्ष और दूसरा है टर्मिनल वर्ष। बेसल वर्ष क्या है? जिस आयु वर्ष के परीक्षण को कोई भी बालक हल कर लेता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं। और दूसरा है टर्मिनल वर्ष, जिस आयु वर्ग के परीक्षण को बालक हल नहीं कर पाता है तो उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। इसके अलावा देखिए प्रथम सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ये 1917 में अमेरिका में ही अनपढ़ व्यक्तियों हेतु बनाया गया था, जिसे आर्मी बीटा परीक्षण नाम दिया जाता है, ठीक है। तो विश्व युद्ध हुआ था तब उस टाइम है ना सैनिकों की जरूरत पड़ी थी, तो एक तरफ तो क्या है शिक्षित व्यक्ति को चयन किया गया था, फिर जो अशिक्षित थे उनका भी आर्मी में चयन किया गया था अमेरिका में, ठीक है। अब बुद्धि का मापन देखें दोस्तों, तो मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैटल ने किया था, ठीक है। मानसिक आयु का विचार है वो बिने ने दिया था, ठीक है। बुद्धि लब्धि का विचार है ये सर्वप्रथम टर्मन ने दिया था। और किसी भी व्यक्ति की शारीरिक आयु का अर्थ है उस व्यक्ति की वास्तविक आयु, ठीक है। और सन 1912 में सर्वप्रथम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की दिशा में प्रयास किया एवं निम्नलिखित सूत्र दिया। IQ बराबर होता है दोस्तों मानसिक आयु यानी MA बटे वास्तविक आयु यानी CA, ठीक है। और इस सूत्र में संख्याएं दशमलव अंकों से प्राप्त होती है। अतः 1916 में टर्मन ने विकसित सूत्र प्रतिपादित किया और प्रस्तुत करके इन्होंने क्या किया, गुणा में 100 और कर दिया, यानी अब क्या है दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, यानी बुद्धि लब्धि IQ है वो MA बटा CA इंटू 100 हो जाएगी, ठीक है। यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ये बुद्धि है दोस्तों किस स्तर की होती है उसके अनुसार बालकों का अपने लेवल चेक करते हैं। और बहुत अक्सर एग्जाम में एक दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से जैसे सामान्य बुद्धि है तो कितनी होती है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या बुद्धि दे देगा लब्धि दे देगा, बुद्धि लब्धि इतनी में कौन सा बालक आएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अपने देखें तो मैं देखिए टेबल को नीचे से स्टार्ट करता हूँ कि 0 से 25 है ये जड़ बालक होते हैं, इसके अलावा 26 से 50 है ये मूडी बालक होते हैं, ठीक है। और 51 से 69 में देखें तो मूर्ख बालक होते हैं, ठीक है। और 70 से अपने 79 तक देखें तो निर्बल होते हैं। और 80 से 89 तक देखें तो मंद बुद्धि वाले बालक आ जाएंगे, ठीक है। 90 से 109 तक देखें तो सामान्य बुद्धि आ जाएगी। फिर 110 से 119 देखें तो तीव्र बुद्धि वाले बालक आ जाएंगे। और 120 से 149 तक देखें तो प्रखर आ जाएंगे। और 140 प्लस देखें तो प्रतिभाशाली बालक पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी संवेगात्मक बुद्धि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो दोस्तों संवेग व्यक्ति की वह आंतरिक स्थिति है जो उसे किसी भी क्रिया को करने के लिए उत्तेजित करते हैं। संवेग जन्मजात होते हैं और 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। व्यक्ति व समाज के लिए हानिकारक संवेग नहीं दोस्तों, इसमें हानिकारक नहीं होगा ये,
लाभदायक होगी, ठीक है। जैसे कि प्रेम हो गया, आमोद हो गया, यानी ये मिस प्रिंटिंग है, गलती से लिखा गया है, इसको आप देख लेना, ठीक है। यानी मैं बता देता हूँ, इसके लिए आप नोट कर लेना कि ऐसे संवेग होते हैं जो क्या लाभकर होते हैं व्यक्ति के लिए, यानी लाभ देते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने प्रेम हो गया, आमोद हो गया, हर्ष हो गया, ऐसे, ठीक है। और नकारात्मक संवेग ये व्यक्ति को नुकसान देंगे, ठीक है, यानी हानि देंगे। तो व्यक्ति एवं समाज के लिए हानिकारक संवेग होते हैं, जैसे कि क्रोध, घृणा और भय। संवेग का सदैव उचित समय पर उचित मात्रा में प्रदर्शन करना चाहिए एवं यह प्रदर्शन संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा ज्ञात होता है। संवेगों को अंग्रेजी भाषा में इमोशन कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेर से हुई है और जिसका अर्थ है उत्तेजित करने वाली आंतरिक स्थिति। संवेगात्मक बुद्धि का विचार सर्वप्रथम अमेरिकी प्रोफेसर पीटर सोल्वे व जॉन मेयर ने दिया था। सबसे पहले किसने दिया था? पीटर सोल्वे और जॉन मेयर ने, ठीक है। और वर्तमान समय में जिस संवेगात्मक बुद्धि की सर्वत्र चर्चा की जा रही है उसका श्रेय अमेरिकन प्रोफेसर डेनियल गोलमैन को जाता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आती है ये बात, ठीक है। और इनकी एक बुक भी है दोस्तों, देखिए कि गोलमैन ने अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, यानी संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों के द्वारा संवेगात्मक बुद्धि को सर्वत्र चर्चा का विषय बनाया। तो इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, ठीक है। और संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता क्या है दोस्तों? देखिए कि संवेगात्मक बुद्धि का संबंध भावात्मक अनुक्षेत्र से माना जाता है, अतः भावनाओं का प्रदर्शन व नियंत्रण सीखने में संवेगात्मक बुद्धि अत्यंत उपयोगी है। व्यापारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संवेगात्मक बुद्धि उपयोगी मानी जाती है। इसके साथ साथ संवेगात्मक बुद्धि मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन हेतु उपयोगी है। बाल्यावस्था से संवेगात्मक बुद्धि के विकास की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। बाल्यावस्था में है दोस्तों ये, ठीक है। और संवेगात्मक बुद्धि के मापन हेतु जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे संवेगात्मक बुद्धि लब्धि यानी IQ यानी इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं, ठीक है। और महान दार्शनिक अरस्तु के अनुसार क्रोध करना आसान है, किंतु उचित मात्रा में उचित समय पर, यानी कह सकते हैं अपने कि उचित समय पर उचित मात्रा में क्रोध करना अत्यधिक कठिन कार्य है, ठीक है। तो ये अक्सर एग्जाम में डेफिनेशन आती है कि ये किसने कहा था, तो ये अरस्तु ने दोस्तों कहा था, ठीक है। तो ये दोस्तों अपना आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो इसको पॉजिटिव कमेंट के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आगामी वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों इसके जो आगे के पार्ट है वो भी आपको मैं जल्दी करवाऊँगा, और जो साइंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या आपको इन्वायरमेंट के टॉपिक देखने हैं तो वो आपको राजस्थान बोर्ड की बुक्स में करवा ही रहा हूँ, उनको प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।